इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में थी उसका सिर्फ 2% इस्तेमाल होता है। 98% एनर्जी जाया कर दी जाती है लैक्टिक एसिड की फॉर्म में या एथेनॉल की फॉर्म में। दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड हैं, इनसे एनर्जी अभी भी निकाली जा सकती थी। तो उसका हल निकाला फिर माइटोकॉन्ड्रिया ने। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पहले पढ़े हुए हैं कि लार्ज ग्रैनुलर या फिलामेंटस ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी कि वो पतरे लंबे से होंगे या थोड़े कैप्सूल नुमा होंगे, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं, तमाम तरह के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन कवर चढ़ा हुआ है। बेसिकली ये बैक्टीरिया हैं पतले लंबे से, जो जनाब सेल ने हमने पढ़ा था कि उसने अगवा कर लिए और उनके ऊपर फिर सेल ने अपना कवर चढ़ाया हुआ है, छुपा के उनको रखा हुआ है डबल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आउटर कवर स्मूथ होता है, इनर कवर के अंदर फोल्ड्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, यहां पर आपको नजर आ रही है। तो ये बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन का काम करते हैं। ये उस वो जो पायरुवेट आपके सेल का फालतू मटेरियल है जो सेल ने वक्ती तौर पर रखा हुआ है कि इसको मैं किसी तरह बाहर फेंकता हूं, तो ये पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं, उसमें मौजूद एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी बनाने में। तो ये एटीपी फिर लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने एटीपी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। तमाम तरह के लिविंग सेल्स में पाया जाता है। जो चीज तमाम सेल्स में पाई जाए वो पुराने एंसेस्टर्स में इवॉल्व हुई थी, तो उनके जितने बच्चे बने सबको वो एबिलिटी मिली है। तो ये एसेंशियल केमिकल है लाइफ का, ये बनाने की सलाहियत ना हो तो सेल जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिनको हम पी से डिनोट करते हैं, हालांकि वो PO4 है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एडेनिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, राइबोज लगी हुई है और 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको ATP कहते हैं और ये आपका DNA बनाने में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो फॉस्फेट लगे हुए हैं ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये जब फॉस्फेट आखिरी वाला फॉस्फेट टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। टर्मिनल फॉस्फेट यानी कि वो किनारे वाले फॉस्फेट के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि अच्छी खासी एनर्जी है। फिर थर्ड वाले से भी रिलीज होगी, वो 5 पॉइंट समथिंग होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी है। तो ये रेडिली अवेलेबल एनर्जी है। सेल जहां पे कहीं पे सेल को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, किसी एंजाइम को चाहिए, किसी चीज ने मूव करना है, किसी चीज को बनाना है, कोई कंपाउंड जोड़ना है, सारे कामों के लिए यहां से एनर्जी हासिल की जाती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है कि सेल के एक तरफ से चीज दूसरी तरफ लेकर आनी है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, नर्व इंपल्स होनी है यानी कि सिग्नल ब्रेन से किसी और हिस्से में जाना है। तो सारे कामों के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड करनी है? एटीपी ने प्रोवाइड करनी है। अब लाइफ को जाहिर है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, जिंदा रहना है तो मुसलसल एनर्जी कंज्यूम करेंगे और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एनर्जी आती है, यानी कि चीजों को ऑक्सीडाइज किया जाता है, बदले में दूसरी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। मतलब हाइड्रोजन एक जगह से उतार के दूसरी जगह पे लगाएंगे तो जिसके ऊपर चीज हाइड्रोजन लगाएंगे वो चीज रिड्यूस हो गई, जिस पे से उतरा वो ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं, किसी से हाइड्रोजन उतार के किसी के ऊपर लगाना। तो अब इसके लिए मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलीज होती है। रेस्पिरेशन वो रिएक्शंस हैं जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन यहां पर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, किसी चीज के ऊपर हाइड्रोजन लगाना रिडक्शन कहलाता है, किसी चीज पे से हाइड्रोजन उतारना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन ऐड करना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन उतारा भी जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलाने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं उनको डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहेंगे। एज एंड में आ गया तो एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजन, यानी कि वो हाइड्रोजन उतारने वाला एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज। तो वो किसी से हाइड्रोजन उतारता है, किसी और के ऊपर लगा देता है, इसलिए डीहाइड्रोजिनेज कहलाता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स आते हैं। ग्लाइकोलिसिस है, मेन स्टेप है, थोड़ी बहुत एनर्जी हमने बात की कि 2% एनर्जी रिलीज होगी इस दौरान में।
फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है। पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, लंबा चौड़ा साइकिल है, जिसके दौरान उस पायरुवेट से बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान फिर एटीपी बनते हैं।